A very good morning all of you. Today we will discuss about law of conservation of linear momentum. रेखीय संवेग संरक्षण का नियम परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में आ चुका है ना, इसको आपको देखना है। ठीक, देखते हैं रेखीय संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम ये बोलता है कि यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल ना लग रहा हो, यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल ना लग रहा हो या किसी निकाय पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाता हो, तब निकाय का संपूर्ण रेखीय संवेग कैसा होता है, नियत होता है। इसे रेखीय संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। क्या है नियम? इस नियम के अनुसार यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल ना लगाया गया हो या ना लग रहा हो तो निकाय का संपूर्ण रेखीय संवेग नियत रहता है, स्थिर रहता है, बदलता नहीं है। इसे रेखीय संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। बन जाएगा? यानी ये बोलता है नियम, यदि नियम का कहना यह है कि यदि F इज इक्वल टू 0 बाह्य बल, यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल न लगाया गया हो, यदि बाह्य बल कैपिटल F इज इक्वल टू 0, तब P इज इक्वल टू नियतांक, है ना। यानी P का मान कैसा रहता है, नियतांक रहता है। मतलब यदि बल नहीं लग रहा है तो पहले जितना वस्तु का संवेग था निकाय का, अच्छा निकाय का मतलब क्या है, बहुत सारे कणों से मिलकर बने प्रबंध को क्या बोलते हैं, निकाय कहते हैं। बहुत से कण हैं, उनको मिलाकर के कर दिया गया, एक व्यवस्था बनाई गई, प्रबंध बनाया गया, है ना, समायोजन बनाया गया। उस समायोजन को या व्यवस्था को या प्रबंध को क्या कहते हैं, हम निकाय कहते हैं। तो कुल मिलाकर निकाय का मतलब है वस्तु, कोई वस्तु, और वस्तु जो होती है वो कणों से मिलकर बनी होती है ना। तो निकाय का मतलब समझ गए आप लोग? यस, निकाय बहुत सारे कण जो है ना, बहुत सारे कणों से मिलकर जो प्रबंध बनेगा, जो वस्तु बनेगी, उसको क्या कहेंगे, हम निकाय कहेंगे। तो वस्तु ही निकाय है, यहाँ हम निकाय शब्द का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन वस्तु ही क्या है, निकाय है। तो यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए तो क्या है, बाह्य बल F इज इक्वल टू 0, तब निकाय का संपूर्ण रेखीय संवेग कैसा रहता है, नियत रहता है। यानी कि P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नियतांक हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। यानी कि संवेग जो है, पहले मान के संवेग था 50 और उस वस्तु पर कोई बाह्य बल नहीं लगा है, तो अंत में संवेग भी कितना होगा, 50 ही रहेगा। इसका मतलब यह है। ठीक, बन जाएगा नियम, यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए तो निकाय का संपूर्ण रेखीय संवेग नियत होता है। इसे रेखीय संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। अब क्या है, इसको सिद्ध करना है हमको। क्वेश्चन कैसे आता है, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। तो हम क्या करने वाले हैं, इसको पहले हम ऐसा इसको सिद्ध करेंगे, एक कण निकाय के लिए, है ना। यानी कोई निकाय जो है, कोई वस्तु जो है वो एक कण से बनी है केवल, तो एक कण निकाय के लिए इसको सिद्ध कर देंगे। उसके बाद में क्या करेंगे हम कि दो कण निकाय के लिए, द्विकण निकाय के लिए, क्या ऐसी वस्तु जो दो कणों से मिलकर बनी है, उसके लिए इस नियम को क्या कर देंगे, सिद्ध कर देंगे। जब एक कण के लिए सिद्ध हो गया, दो कण के लिए सिद्ध हो गया, तो बोलेंगे कि अगर n कण भी रहेंगे तो ये नियम क्या है, सत्य है। और ये प्रकृति का मूलभूत नियम है ना। ये प्रकृति का मूलभूत नियम है जो सदैव सत्य रहेगा, ये सत्य है ना। ठीक, तो अब शुरू करते हैं हम एक कण निकाय के लिए। समझ गए ना आपने कैसे सिद्ध करना है, पहले एक कण निकाय के लिए, फिर द्विकण निकाय के लिए, फिर बहुकण निकाय के लिए। इस तरह से क्या करना है, हमको सिद्ध करना है। तो देखते हैं पहला, एक कण निकाय के लिए, एक कण निकाय के लिए। तो माना कि m द्रव्यमान का कोई एक कण निकाय है, माना कि स्मॉल m द्रव्यमान का कोई
एक कण निकाय विवेग से गति कर रहा है, तब निकाय का रेखीय संवेग P इज इक्वल टू क्या होगा, m इंटू वी। कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना? P इज इक्वल टू m इंटू वी। ओके, अब गति के द्वितीय नियम से, गति के द्वितीय नियम से, हाँ, गति का द्वितीय नियम क्या होता है बताइए? F इज इक्वल टू एम है तो होता है एक नियम, लेकिन जो मूल नियम है हमने क्या पढ़े थे? संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती है ना। या अगर k का मान 1 हो जाए तो F इज इक्वल टू, वैसे पढ़े हमने क्या, हमने पढ़ा F इज प्रोपोर्शनल टू डेल P अपॉन डेल T, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, डेल P अपॉन डेल T लिख रहे हैं इज इक्वल करके। तो क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि k इज इक्वल टू कितना लाए थे हमने, 1 लाया था, है ना, इसलिए हम ऐसा लिख रहे हैं। तो F इज इक्वल टू डेल P अपॉन डेल T, ये आपके पास में क्या है, गति का द्वितीय नियम है। यदि बाह्य बल, अब हमारे पास नियम में कंडीशन बोलता है कि यदि बाह्य बल 0 हो तो संवेग कैसा रहता है, नियत रहता है ना। तो हमारी कंडीशन तो भाई नियम में ही बोला है ना उसने कि यदि किसी निकाय पर, कंडीशन पहले दे दिया है, यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए तो निकाय का संपूर्ण रेखीय संवेग नियत होता है। ऐसा है तो ऐसा होगा, ये उसने पहले ही बोल दिया है। यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए तो ठीक है, हम बाह्य बल नहीं लगाते है ना। तो यदि बाह्य बल जैसा बोलता है क्वेश्चन वैसा कर देते हैं। यदि बाह्य बल F इज इक्वल टू 0 तब क्या होगा, तो देखते हैं तब क्या होगा। यहाँ पर F के स्थान पर 0 रख देते हैं। 0 इज इक्वल टू डेल P अपॉन क्या हो जाएगा, डेल T। ठीक, तो इस समीकरण से क्या आएगा, है ना, इस समीकरण से डेल P इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, राइट, यस, ओके, ठीक है ना इतना। ठीक, डेल P अपॉन डेल 2 इज इक्वल टू 0, मतलब F के स्थान पर क्या कर दिया आपने, 0 रख दिया, है ना। तो डेल P अपॉन डेल T इज इक्वल टू 0 है, तो डेल P इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब डेल P इज इक्वल टू 0 हुआ तो P इज इक्वल टू क्या होगा, P इज इक्वल टू क्या होगा, नियतांक होगा, है ना। P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नियतांक हो जाएगा। अब क्यों हो जाएगा, इसका मतलब समझिए। तो ये आपने F बराबर 0 लगाया तो P इज इक्वल टू नियतांक लाया। क्यों भाई, डेल P इज इक्वल टू 0 हुआ, उसका मतलब क्या है, संवेग में परिवर्तन। P क्या चीज है, संवेग में परिवर्तन है। डेल क्या है, परिवर्तन, है ना। P है संवेग, डेल है परिवर्तन, तो यह है संवेग में परिवर्तन। अब संवेग में परिवर्तन 0 आया, इसका मतलब यह है कि संवेग में परिवर्तन हुआ है क्या, बोलिए, संवेग में परिवर्तन हुआ क्या भाई, संवेग में परिवर्तन 0 है, तो क्या संवेग में परिवर्तन हुआ है, नहीं हुआ है। अच्छा, संवेग में परिवर्तन नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि पहले संवेग जितना था बाद में भी संवेग क्या है, उतना ही है। यही तो मतलब हुआ भाई। इस लाइन का मतलब क्या है, डेल P इज इक्वल टू 0, इसका मतलब संवेग में परिवर्तन 0। संवेग में परिवर्तन 0 मतलब संवेग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। और संवेग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसका मतलब पहले जितना संवेग था प्रारंभ में, बाद में भी क्या है, उतना ही संवेग है, राइट। और जब पहले जितना था बाद में भी उतना, मतलब पहले अगर मान चलो 50 था तो बाद में भी कितना है, 50 ही है। तो संवेग कैसा है, नियत हुआ कि नहीं हुआ, स्थिर हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए, यस और नो। ठीक, तो भाई 50 एक नियतांक है ना, 50 एक नियत राशि है,
तो पहले भी संवेग 50, बाद में भी संवेग 50, तो संवेग कैसा हो गया, नियत हो गया। तो ये लाइन के बाद ये लाइन लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे कि भाई जब संवेग में परिवर्तन शून्य है मतलब संवेग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। संवेग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ इसका मतलब पहले जितना संवेग था बाद में भी उतना ही संवेग है, यानी कि संवेग कैसा है, नियत है, यानी कि वो नियतांक के बराबर लिखा जाएगा। क्लियर दैट, यस और नो। द्विकण निकाय के लिए तो माना कि कोई निकाय दो कणों से मिलकर बना है, लिख देते हैं, माना कि कोई निकाय दो कणों से मिलकर बना है, मिलकर बना है। निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता, ये हमारा नियम ही बोलता है। यदि बाह्य बल F = 0 है ना, तो लिख देते हैं निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता, नहीं लगाया जाता, परंतु भाई निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लगा रहे हैं ठीक है, लेकिन निकाय के कण क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पर तो बल लगा रहे हैं। जैसे मान के चलो बस, उस बस में आप लोग बैठे हुए हैं सभी लोग, ठीक है, आप लोग बस में बैठे हुए हैं, तो बस किससे मिलकर बनी, आप लोगों से मिलकर बनी। आप उस बस की क्या हो गए, निकाय हो गए, सॉरी कण हो गए मान के चलिए। बस पूरी निकाय है, आप उसकी क्या है, कण है, बस में बैठे हुए हैं। अब उस बस पर बाहर से कोई धक्का नहीं लगा, कोई खिंचाव नहीं लगा, मतलब उस बस पर कोई बल बाहर से नहीं लगा है, परंतु आप बस के अंदर बैठ कर क्या करने लगे, एक दूसरे को मारने पीटने लगे, झगड़ने लगे, तो क्या होगा, बाहर बस पर कोई बल लगा क्या, बताइए, बोलिए, बस पर बल लगा बाहर से, नहीं लगा। लेकिन जो कण थे वो आपस में तो एक दूसरे पर क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं ना, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, ठीक है, समझ में आई बात है ना। तो निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता, परंतु निकाय के कण एक दूसरे पर बल क्या करते हैं, अवश्य लगाते हैं। लगाते कि नहीं लगाते, होगा, ठीक है। तो ये लाइन में लिख रहा हूं, बात समझ में आ रही कि नहीं। तो माना कि कोई निकाय दो कणों से मिलकर बना है, निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लगता या नहीं लगाया जाता, परंतु निकाय के कण एक दूसरे पर बल अवश्य लगाते हैं, इंटरेक्ट लगाते हैं। यदि पहले कण द्वारा दूसरे कण पर लगने वाला बल F21 सही लिख रहे हैं,
बताइए, यदि पहले कण द्वारा दूसरे कण पर लगने वाला बल F21, सही लिखे हमने, पहले कण द्वारा दूसरे पर, लिखने का तरीका यही होता है, ऐसा आप नो, पहले कण के द्वारा दूसरे पर लगने वाला बल, जिस पर लगता है उसको पहले लिखते हैं, है ना? यस, सही लिखे? हाँ, यदि पहले कण द्वारा दूसरे कण पर लगने वाला बल, तो ये देखिए, पहले कण के द्वारा दूसरे कण पर लगने वाला बल F21 तथा दूसरे कण द्वारा पहले कण पर लगने वाला बल F12, ऐसे लिखेंगे इसको, यस? हाँ, हो तब गति के तृतीय समीकरण से, हाँ, बताइए तृतीय समीकरण क्या होता है? गति का तृतीय समीकरण क्या होता है? सॉरी, तृतीय समीकरण नहीं, तृतीय नियम से, क्षमा चाहेंगे, तृतीय नियम से क्या होता है? तीसरा नियम बताइए, गति का तीसरा नियम क्या है? हाँ, F12, बिल्कुल, तो F12 इज इक्वल टू माइनस F21। एनी डाउट किसी को? बोलो, है क्या? है ना? गति का तीसरा नियम जो हमने यही बताया था, इसका जो गणितीय रूप है F12 इज इक्वल टू माइनस F21। यस, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर, अभी तक कुछ दिए नहीं है तो इक्वेशन नंबर इसको देते हैं फर्स्ट। अब गति के द्वितीय नियम से, गति के द्वितीय नियम से, अच्छा, गति का द्वितीय नियम क्या होगा भाई? गति का द्वितीय नियम ये लिखा हुआ है आपने, ठीक है? तो मुझे लिखना है F12 इज इक्वल टू, F इज इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल टी होता है गति का द्वितीय नियम, ठीक है? तो अब मुझे लिखना है F12 इज इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल टी लिखना है। तो मुझे बताइए, यहां पर दूसरी वस्तु की तरह किस पर लग रहा है बल? F12 लिखा है, इसका मतलब क्या है? दूसरे कण के द्वारा पहले कण पर लगने वाला बल, दूसरे कण के द्वारा पहले कण पर लगने वाला बल, ये लिखा है ना? यस, ऐसा नो? तो मुझे बताइए बल किस पर लगा है, पहले पर के दूसरे पर? पहले पर। तो संवेग में परिवर्तन पहले वाले कण पर होगा कि दूसरे वाले कण पर होगा? पहले, सीधी सी बात है, जिस पर बल लगेगा उसी के तो संवेग में परिवर्तन होगा ना। दूसरे कण द्वारा पहले पर बल लगाया गया है, तो जाहिर सी बात है पहले वाले कण के संवेग में परिवर्तन होगा। तो यहां डेल पी के स्थान पर क्या आएगा? डेल पी वन आ जाएगा। यस, ऐसा नो? बोलिए, बात समझ में आ रही है? भाई दूसरे के द्वारा पहले पर बल लगा है, इसका मतलब संवेग में परिवर्तन भी किसके होगा? पहले वाले के होगा कि दूसरे वाले के होगा? पहले वाले के संवेग में परिवर्तन होगा। क्लियर हो गई बात? तथा हाँ, अब क्या होगा? अब F21 निकालिए, F21। हाँ, तो अब यहां किस पर बल लगा है? पहले कण के द्वारा दूसरे कण पर। यस, किस पर बल लगा है? पहले कण के द्वारा दूसरे कण पर बल लगा है। अब जब पहले कण के द्वारा दूसरे कण पर लगा है तो संवेग में परिवर्तन भी किसके होगा? दूसरे के पहले के? हाँ, दूसरे वाले के, बिल्कुल। मतलब डेल P2 अपॉन डेल टी, ये आ गया F12 की वैल्यू, ये आ गया F21 की वैल्यू। समीकरण नंबर 1 में रख देंगे इसको, ठीक है? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका।
समीकरण 1 से, समीकरण 1 से चलिए मान रखिए, यहां मान रखिए F12 इज इक्वल कितना है, डेल P1 अपॉन डेल टी, फिर इज इक्वल टू माइनस F21 कितना है, डेल P2 अपॉन डेल टी, ओके, डेल P2 अपॉन डेल टी, माइनस है, इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा, प्लस, तो डेल P1 अपॉन डेल टी, ये वाला इस तरफ आएगा प्लस डेल P2 अपॉन डेल टी इज इक्वल कितना होगा, 0, कैसा नो, लघुत्तम क्या आएगा बताइए, डेल टी आएगा, तो डेल पी, अब क्या आएगा बताओ, ऊपर में डेल P1 प्लस डेल P2, एनी प्रॉब्लम, लघुत्तम समान है तो ऊपर की राशि जैसी वैसी जुड़ जाएगी, होगा ऐसा। अच्छा, डेल P1 प्लस डेल P2 अपॉन डेल टी है, तो ये डेल टी अगली स्टेप क्या आएगी बताइए, 1 अपॉन डेल टी, जीरो नहीं हो सकता, सॉरी डेल P1 ये 1 अपॉन डेल टी जीरो नहीं हो सकता, इसलिए ऊपर की राशि जीरो हो जाएगी, डेल P1 प्लस डेल P2, या फिर आपके तरीके से इसको यहाँ गुणा कर देते हैं, है ना, ठीक है ना, इसको क्या कर देंगे यहाँ गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यस। फिर डेल P1 प्लस डेल P2 इज इक्वल टू 0, है ना, इसको इधर जाके 0 कर दो, डेल यहाँ से कॉमन निकाल लो तो क्या आएगा, P1 प्लस P2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखने वाली बात है, जब भी देखिए आप डेल P इज इक्वल टू 0 लाया था तो P इज इक्वल टू क्या लिखा था आपने, लिखा था नियतांक, तो वैसे ही यहां पर डेल P1 प्लस P2 इज इक्वल टू 0 है, तो अगली स्टेप क्या लिखी जाएगी, लिखी जाएगी कि नहीं लिखी जाएगी बताइए, जब भी डेल P इज इक्वल टू 0 था तो P इज इक्वल टू नियतांक लिखा था, अब डेल P1 प्लस P2 इज इक्वल टू 0 है तो क्या आएगा, P1 प्लस P2 क्या हो जाएगा, नियतांक लिखा जाएगा, क्लियर दैट, ला दिया। यानी यदि निकाय पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, कोई बाह्य बल ना लगाया जाए तो निकाय का संपूर्ण रेखीय संवेग कैसा होता है, नियत होता है, मतलब निकाय का संपूर्ण रेखीय संवेग मतलब दोनों कणों के निकायों, दोनों कणों के संवेगों का योग मिलकर क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा, ये हो गया। अच्छा, अब इसी प्रकार n कण निकाय के लिए, इसी प्रकार क्या कर देंगे हम, अब बार बार सिद्ध नहीं करेंगे, एक कण के लिए सिद्ध कर दिया, दो कण के लिए सिद्ध कर दिया, है ना, एक कण निकाय के लिए, द्विकण निकाय के लिए सिद्ध कर दिया, इसी प्रकार n कण निकाय के लिए, कण निकाय के लिए मतलब हमारे पास में यदि n कण है, कितने कण है, n कण है, तो पहले वाले कण का P1 होगा संवेग, दूसरे वाले का P2, तीसरे वाले का P3 डेश प्लस अंतिम वाले का क्या होगा, Pn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए, नियतांक हो जाएगा, समझ गए। यानी n कण भी हैं और n कणों के संवेग क्रमशः P1 P2 P3 है ना, अप टू Pn है, तो सबको जोड़ने पर कुल जो संवेग आएगा निकाय का वो कितना आ जाएगा, नियतांक आ जाएगा, ठीक। और यही क्या है, यही रेखीय संवेग संरक्षण का क्या है, नियम है, क्लियर दैट, ठीक। यानी कि यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए तो निकाय का संपूर्ण रेखीय संवेग, संपूर्ण रेखीय संवेग का मतलब है कि हर कण के संवेगों का योग कैसा होगा, नियत होगा, है ना, यही रेखीय संवेग संरक्षण का क्या है, नियम है, क्लियर दैट, यस और नो, ओके। चलो ठीक, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका।
तो अब हम क्या देखेंगे, गति के द्वितीय नियम की सहायता से प्रथम नियम का सत्यापन। ठीक है, तो सीधे शुरू करते हैं गति के द्वितीय नियम से। ठीक है, गति का द्वितीय नियम से ही सिद्ध करना है हमको, तो गति का द्वितीय नियम लेकर चल लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो गति के द्वितीय नियम से अब गति का द्वितीय नियम क्या होता है बताइए। एक तो आपने लिखा F इज इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल टी, और एक और नियम क्या होता है जो हमने निगमित करके लाए थे,